नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का टीवी 27 न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नवादा में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान इंडी गठबंधन, कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन वाले सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं। कांग्रेस के नेता खुलेआम बयान दे रहे हैं कि वो दक्षिण भारत को अलग कर देंगे। पीएम ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को तुष्टीकरण पत्र बताया। वहीं पीएम मोदी के साथ मंच पर सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, चिराग पासवान समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। प्रणाम करिए। मैं बिहार और मगध की धरती को प्रणाम करता हूं। मगध की इस महान धरती में चंद्रगुप्त मौर्य का शौर्य है, आचार्य चाणक्य की बौद्धिक क्षमता है और इसमें देश को दिशा देने का अद्भुत सामर्थ्य है। ये क्षेत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री, बिहार केसरी श्री कृष्ण बाबू की जन्मभूमि भी है। तमिलनाडु के करूर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि तमिलनाडु पीएम मोदी के लिए बहुत खास है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तमिलनाडु की संस्कृति और भाषा के बारे में बात की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमिलनाडु के अलियालूर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जेपी नड्डा बीजेपी के प्रत्याशी पी कार्थियायनी के समर्थन में सार्वजनिक बैठक में शामिल हुए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलियालुरपुर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। बुलेटिन में बात अब पश्चिम बंगाल की करेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पुरुलिया की चुनावी रैली में बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी का नाम नहीं लिया, लेकिन रैली कीजिए, बैठक कीजिए, लेकिन दंगा नहीं करना। दंगा तो करेंगे। 19 अप्रैल को मतदान है, 17 अप्रैल को वो दंगा करेंगे, ये कहा है। राम तो आप को नहीं कहते कि आप दंगा करें, लेकिन ये लोग दंगा करेंगे और दंगा करके एनआईए को राज्य में दाखिल करवाएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जम्मू में बीजेपी के मॉनिटरी मोर्चा द्वारा जम्मू में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें उधमपुर लोकसभा सीट के बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू रियासी लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा ने हवन में आहुति डालकर जीत की प्रार्थना की। वहीं इस मौके पर बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। माइनॉरिटी मोर्चा द्वारा हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त आश्विना शेतः शेताक्षो अरुण देर रात उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा बिना किसी प्रोटोकॉल के सराफा बाजार पहुंचे, जहां उन्होंने सराफा चौपाटी पर लजीज खानों का लुत्फ उठाया। इसी दौरान आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हमारे इंदौर ब्यूरो चीफ अभिषेक ठाकुर ने उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा से लोकसभा चुनाव को लेकर खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बाजार पहुंचे हैं। सर बताएं, बीजेपी का चुनाव, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, किस तरह से देखते हैं आप? लगातार सभाएं चल रही हैं। हम तो ये देख रहे हैं कि फिर से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनकर के
बैठेंगे और देश का नेतृत्व करेंगे। बीजेपी इस बार किन मुद्दों पे चुनाव लड़ने वाली है, किस तरह से आप उस चुनाव को देखते हैं? आप पूरे सभी दो सभाएं कर रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, जनता किस तरह का रुख है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस परिकल्पना को पूरा करने का काम भारत में भारतीय जनता पार्टी ने ही किया और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। लाडली बहना कितना फायदा मिलेगा? बहुत बहुत फायदा। लाडली बहना को मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा और क्या उदाहरण हो सकता है। विपक्ष महंगाई को भी एक बड़ा मुद्दा बना रही है, उसके लिए क्या कहना है? कोई मुद्दा नहीं है, अभी केवल एक मुद्दा, एक विषय। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। जो 400 पार के नारे के साथ उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी ने 400 पार का नारा दिया है और अब की बार फिर से एक बार मोदी सरकार के नारे के साथ मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने भाजपा की प्रचंड जीत का दावा किया है कि इस समय यहाँ पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी भी पहुँचे हैं, जो सराफे के व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे हैं और जनता से भी रूबरू हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी यहाँ पर पहुँचे हैं और लगातार यहाँ पर लोगों से मिल रहे हैं। किस तरह का माहौल है और किस तरह से जो लोगों से संवाद करते हैं, यहाँ पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी यहाँ पर पहुँचे और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जो इंदौर के सराफा बाजार में मौजूद हैं, यहाँ पर लोगों से मुलाकात करते दिखाई दे रहे हैं उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी। और तो यहाँ पहुँचे थे सराफा बाजार, जहाँ हमने लोगों से जाना कि जो इस बार का वोट है वो किसे देना चाहेंगे। कैमरामैन प्रिंस बैठी के साथ अभिषेक ठाकुर, इंदौर। बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने कांग्रेस से इस्तीफा देने को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं सनातन धर्म के विरोध पर चुप नहीं रह सकता, इसलिए मैं पार्टी के सभी वरिष्ठ सदस्यों के पास गया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कोई फैसला नहीं लिया। वल्लभ ने बताया कि कांग्रेस पार्टी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होने के फैसले के बाद से वो टीवी पर कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने का फैसला नहीं लिया। कांग्रेस ने अडानी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन सेबी ने अडानी को क्लीन चिट दे दी। इन तमाम मामलों को लेकर वो कांग्रेस से नाराज थे। कांग्रेस के साथ सहमत न होने के कारण उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को भी मैंने ऐसा कहा कि जब सबसे बड़ी मार्केट रेगुलेटर जो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने जब अडानी को क्लीन चिट दे दी तो अब हमें बस करना चाहिए। तो सुबह से शाम एक ही चीज, सनातन का विरोध करो, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने के न्योते को अस्वीकार करो, अडानी, अंबानी और कोई भी इतने सैकड़ों स्टार्टअप है जो यूनिकॉर्न बन चुके हैं, क्या हम उनको गालियां दें? क्या वो देश के लिए अपना काम नहीं कर रहे? सिवाय गाली, और मैं आपको कह रहा हूं ये सारी चीजें मैंने कांग्रेस के हर शीर्ष नेता को अवगत कराई, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। 4 महीने तक मैं हर शीर्ष नेता के पास ये इश्यूज लेके जाता रहा। कांग्रेस कोलार केसी सेक्टर के राजहर्ष कॉलोनी के 150 परिवार ने लोकसभा चुनाव बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। ये सभी लोग वाल्मीकि प्रशासन के रास्ता बंद करने से नाराज हैं। रास्ता बंद होने से कॉलोनी के लोगों को 5 किलोमीटर तक चलकर मेन रोड पर जाना पड़ रहा है। इन लोगों ने इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद सभी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे। माता की जय, भारत माता की जय। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। रेल निर्माण समिति सी सेक्टर कोलार भोपाल, हमारी जो कॉलोनी है वो मास्टर प्लान में और टीएनसीपी में हमारा यहाँ से रास्ता था। ये एक्सीलेंस कॉलेज जब बना तो उसने उस रास्ते को बंद कर दिया। तो हम लोगों ने कोर्ट में गए। कोर्ट में जब हमने केस दायर किया तो जिला प्रशासन ने माननीय न्यायालय में यह शपथ पत्र दिया कि चूंकि बिल्डिंग बन गई है, सरकारी बिल्डिंग है, हम इनको इसके बिल्डिंग के किनारे किनारे रास्ता उपलब्ध करा देते हैं। तो माननीय न्यायालय ने कहा कि ठीक है, इनको रास्ता मिल गया है, अब कोर्ट में बात चलने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे सोसाइटी के अध्यक्ष ने यहाँ पे 30 फीट चौड़ा कंक्रीट रोड बनाया हुआ था। हम उस रास्ते का कॉलोनी के लोग पिछले 20 सालों से उपयोग कर रहे थे।
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और एडीआर की तरफ से उच्चतम न्यायालय में पैरवी कर रहे प्रशांत भूषण ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर विभिन्न कंपनियों से केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर रिश्वत ली है। इसकी मनी ट्रेल भी अब सामने आ चुकी है। ये बात भी सामने आई है कि किस तरह से सरकारी एजेंसियों, सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और इनकम टैक्स विभाग का बेजा इस्तेमाल किया गया। सरकारी एजेंसियों के अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसबीआई ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित दस्तावेज पेश किए हैं उसमें मनी ट्रेल साफ तौर पर नजर आ रही है। बॉन्ड में जो खुलासा हुआ उससे यही निकल कर आया कि ये जो बॉन्ड के पैसे कई हजार करोड़ जो दिए गए वो ज्यादातर घूस के तौर पर दिए गए और इसीलिए उसमें ज्यादातर भाजपा को मिले हैं, क्योंकि भाजपा की केंद्र में सरकार थी, कुछ राज्यों में भी सरकार थी और उनको कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए दिए गए हैं या पॉलिसी बदलवाने के लिए दिए गए हैं या ईडीआईटी वगैरह से बचने के लिए या ड्रग कंट्रोलर के एक्शन से बचने के लिए। यानी कि ये बहुत बड़ा घूस का घोटाला है, जिसको निर्मला सीतारमन जी के पति ने बोला है दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का घोटाला है और इसीलिए इसकी कायदे से एक स्वतंत्र एसआईटी बनाकर जांच होनी चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी ने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी के भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री निवास पर प्रदर्शन किया। एबीवीपी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने के विरोध में प्रदर्शन कर रही है। एबीवीपी ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। एबीवीपी पदाधिकारियों का कहना है कि करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का मामला में करीब 1 महीने 3 मार्च को केस दर्ज हुआ था, लेकिन अब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि पुलिस राजनीतिक दबाव के चलते आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। भ्रष्टाचार को लेकर एबीवीपी लगातार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। आज आप देखिए सीएम हाउस पहुंचे हैं, तमाम एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं। आप देखिए सीएम हाउस का घेराव कर रहे हैं, मानव श्रृंखला बनाकर भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार करने की मांग जो है वो कर रहे हैं। सीधे तौर पर आप देखिए भोपाल पुलिस की जो नाकामी है वो बता रहे हैं, मानव श्रृंखला बनाई है और सभी जो छात्र हैं वो सभी एक साथ इकट्ठे हुए हैं और प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। बातचीत करेंगे। लगातार आरजीपी को लेकर आप लोग आवाज उठा रहे हैं, की बात कर रहे हैं, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है, क्या आरजीपीवी का विश्वविद्यालय का जो विषय है वो हम सभी के संज्ञान में है। इसमें जो भी आने वाले लोग हैं, 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, परंतु अभी भी उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। जिसे गिरफ्तार किया है वो 4थी श्रेणी का व्यक्ति है, जो बिना कुलपति के या बिना लोगों के हायर अथॉरिटी की परमिशन के बिना इतना बड़ा घोटाला नहीं कर सकता है। तो अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसमें कहीं ना कहीं पुलिस कमिश्नर ने भी ऐसे अपराधियों को, जब कोई सामान्य व्यक्ति अपराध करता है तो उसे तुरंत जेल में डाल दिया जाता है, परंतु ऐसे लोगों को जेल में नहीं डाला गया है। तो हमें यह पूरा विश्वास है कि कमिश्नर ने घूस ली है और कमिश्नर पैसे लेकर के उन लोगों का संरक्षण करने में लगे हुए हैं। विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और ऐसे भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार करने की मांग। कारण क्या मान रहे हैं कि क्यों नहीं गिरफ्तार कर? मुझे जहां तक कि आपको ज्ञात है कि इसमें पुलिस प्रशासन के ऊपर क्या उनके ऊपर दबाव है, क्या कहीं उनके बीच में आर्थिक लेन देन हो रहा है या क्या कहीं उन विषय को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और भोपाल के कमिश्नर के पुलिस कमिश्नर की कहीं ना कहीं द्वारा मापदंड को दिखाता है और जरूरत पड़ी तो हम पुलिस कमिश्नर के खिलाफ चुनाव आयुक्त को और निर्वाचन आयोग को त्यागपत्र देने के लिए मांग करेंगे। देने की बात कह रहे हैं। अब से कुछ समय पहले आपने पुलिस कार्यालय में पहुंचकर वहां पर भी प्रदर्शन किया, आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे क्या कदम? ये लड़ाई केवल और केवल आरजीपीवी के घोटाले की नहीं है, पूरे शिक्षा जगत के लिए विद्यार्थी परिषद लड़ रहा है कि कहीं ना कहीं भी भ्रष्टाचार होता है तो विद्यार्थी परिषद उसके खिलाफ आवाज देने का काम करेगी। हम लोगों ने लड़कर कुलपति पर एफआईआर कायम कराई और अब हम लड़कर उनकी गिरफ्तारी तक संघर्ष करते रहेंगे। यही हमारा अगला कदम है। जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक विद्यार्थी परिषद संघर्ष करेगा। देखिए, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक जो कह सकते हैं कि लड़ाई लगातार जारी रहेगी, प्रदर्शन लगातार जारी रहेगी। ये बात जो है एबीवीपी के तमाम कार्यकर्ता कहते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन गौरव के साथ दीपक श्रीवास्तव, TV 27 न्यूज, भोपाल।
ग्वालियर में रेलवे ट्रैक पर एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिला, जिससे वहां सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और एफएसएल की टीम पहुंची, जहां जांच में जुट गई। जांच में मृतक के सिर पर चोट पाया गया। वहीं मृतक की शिनाख्त से जुड़े कोई भी दस्तावेज पुलिस को नहीं मिले। फिलहाल पुलिस शव की पहचान करने में जुटी है। ये पूरा मामला ग्वालियर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के एजी पुल के नीचे का है। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक एजी पुल के नीचे एक अज्ञात व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष होगी, उसका शव मिला है और हमने अभी उसको मौके पर एफएसएल टीम भी गई है, पुलिस की टीम मौके पर है और किन परिस्थितियों में व्यक्ति की मृत्यु हुई इसकी जांच कर रहे हैं और सबको पीएम के लिए रवाना कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया क्या लगा? अभी कुछ कह पाना संभव नहीं है। पीएम रिपोर्ट, शॉर्ट पीएम रिपोर्ट के बाद ही उसकी मृत्यु का कारण स्पष्ट हो पाएगा और पुलिस पूरा प्रयास कर रही है कि जो अज्ञात व्यक्ति है उसकी पहचान हो सके। चोट के निशान भी पाए गए? हाँ, अभी प्रथम दृष्टया कुछ सिर के आसपास, कनपट्टी के आसपास कुछ चोट प्रदर्शित हो रही है, लेकिन अभी ये नहीं कह सकता कि मृत्यु किन कारणों से हुई है। ग्वालियर में देर रात पुरानी रंजिश के चलते 2 युवकों पर टमटम में सवार होकर आए बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। घायल युवक देर रात पड़ाव थाने पहुंचे और मामले की शिकायत की। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू कर दी है। दरअसल ग्वालियर के पुरानी छावनी में रहने वाला अजय पाल अपने दोस्त मोनू यादव के साथ अपने लोडिंग वाहन से रात में घर लौट रहा था। तभी तानसेन नगर रोड पर टमटम में सवार होकर आए चेतन शर्मा और उनके अन्य साथियों ने युवक के गाड़ी के आगे अपनी टमटम लगा दी और चाकू से उन पर हमला कर दिया। क्षेत्र में कल शाम के समय लगभग 5 से 6 के बीच में एक व्यक्ति को चेतन नाम के व्यक्ति ने चाकू मार दिया। उनका आपस में टमटम और बाइक को लेकर के कुछ टक्कर का विवाद था, जिस पर से घटना हुई और व्यक्ति के द्वारा एक मॉडिफाइड चाकू था जो उससे उसको घायल कर दिया है। इस पर से थाना पड़ाव में एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है। देवास में मक्सी रोड पर बाईपास ब्रिज के पास चलती बस में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को मिली। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने तुरंत आग बुझाने की कोशिश की और आग बुझाने में कामयाब रही। जानकारी के अनुसार सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। ग्वालियर में कोतवाली थाना क्षेत्र के हॉस्पिटल रोड नाथ्यत मंदिर के पास सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों में अचानक आग लग गई। आग लगने से 3 कार और एक एक्टिवा गाड़ी जलकर राख हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेजों के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के कोलायत में आयोजित विजय संकल्प सभा कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया कहती थी कि भारत गरीबों और बेरोजगारों का देश है। वहीं 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो हम दुनिया की शीर्ष 11 अर्थव्यवस्थाओं में थे। अब हम हैं विश्व के शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक। विश्व अर्थव्यवस्था पर सर्वेक्षण और समीक्षा करने वाली वित्तीय फर्मों का दावा है कि भारत 2027 तक दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। देश का नेतृत्व किया है। क्या हमारे एक ये कम फक्र की बात है कि हमारा प्रधानमंत्री यदि दुनिया के दूसरे देशों में जाता है तो यहां पर हमको हिंदू मुस्लिम के आधार पर मुसलमान विरोधी हैं, ये हैं, वह हैं कहकर बदनाम करने की कोशिश की जाती है। बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, अरब के 5 देशों ने जो उनका सर्वोच्च सम्मान होता है वह पहली बार यदि किसी को दिया है हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की जेल से रिहाई को लेकर गुजरात में आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। आज दिन भर वो उपवास कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी ने भी उपवास रखा है। टीवी 27 न्यूज से उन्होंने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं।
मुख्यमंत्री को जेल में अभी गए हैं, उनके समर्थन के लिए गुजरात के जो प्रदेश प्रमुख है और उनकी टीम है आज उपवास पे। सर क्या कहोगे, न्यायिक हिरासत में है, उनका विरोध कितना सही, और दिल्ली में भी अभी विरोध हो रहा है, क्या आगे का गेम प्लान होगा दिल्ली का और गुजरात? भाजपा ने, नरेंद्र मोदी ने और अरविंद जी से डर कर उन्हीं को पीएमएलए के गलत इस्तेमाल करके फर्जी केस में जेल में डाला है। उनको लगा था कि जेल में डालने से आम आदमी खत्म हो जाएगी, पीछे सरकार गिरा देंगे, तोड़ देंगे, लेकिन उनको पता नहीं है कि हम ये लड़ाई कानूनी नहीं लड़ते, रास्ते पे लड़ते हैं। और आज पूरे भारत में, मेरे देश में अनशन हो रहा है, लोग स्वयंभू जुड़ रहे हैं अनशन के लिए अरविंद जी के समर्थन में, और भाजपा का दाव उल्टा हुआ है। और हमें पूरी मजबूताई से अरविंद जी बाहर आएंगे, विश्व के नेता बन चुके हैं, और अगले प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अब अरविंद जी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं का बयान आया है कि पाप का घड़ा है, फूट गया है। जो भी बोल रहे थे कि साफ राजनीति करने आए थे, परंतु आज क्या हाल है सबने देखा है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, केजरीवाल सब जेल में है, और जो आम आदमी पार्टी का पाप का घड़ा फूट गया है, इस तरह के बयान आए हैं, क्या कहोगे इसको? 24 में भाजपा का पाप का घड़ा फूटेगा, लिख लेना, क्योंकि उन्होंने बेरोजगारों के साथ चीटिंग की, किसानों के साथ चीटिंग की है, महिलाओं के साथ चीटिंग की है। नरेंद्र मोदी ने इतनी गारंटियाँ दी कि 2014 और 19 में कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, किसानों को स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार दाम देंगे, नहीं मिला, कोई दाम नहीं मिला। इसलिए चीन की माल की गारंटी और मोदी जी की जुबान की गारंटी काम नहीं आती। आज बात की जाए तो गुजरात भर के जो आपके कार्यकर्ता है, कितने लोग उपवास पे जुड़े हैं, और आगे गुजरात में क्या कार्यक्रम रहेगा? आज लाखों कार्यकर्ता हमारे यहाँ पहुँच सके, वहाँ पे भरूच है, भावनगर है, वहाँ पे भी डोर टू डोर में है, फिर भी अनशन कर रहे हैं, घर में भी अब अनशन कर रहे हैं, और सभी लोग जुड़े हैं, इंडिया गठबंधन के लोग भी जुड़े हैं। यहाँ पे भी गांधीनगर के लोकसभा उम्मीदवार इंडिया गठबंधन की सोनल बहन उनकी टीम के साथ आई थी, तो सब जुड़े हुए हैं। ये थे आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रमुख, उनका साफ कहना था जो गुजरात के कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी के, वो आज अनशन पे जुड़े। जयेश प्रजापति, 22/27 अहमदाबाद। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि वो लोग सनातन धर्म के खिलाफ नहीं हैं, तो जब उनके गठबंधन सहयोगी इसके बारे में बेतुकी बातें कहते हैं तो वो चुप क्यों रहते हैं। डीएमके ने सनातन धर्म को बीमारी से भी जोड़ा। आज वो उस कांग्रेस के साथ है जिसने इस देश पर दशकों तक शासन किया। उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन कितने गरीबों को गरीबी रेखा के ऊपर उठाया ये भी बताए। सनातन धर्म के विरोधी नहीं होते तो मुझे बताइए ना कि जब इन्हीं के घटक दल, कितनी ऐसी पार्टियां हैं, आप डाउन साउथ में चले जाइए, क्या कुछ नहीं कहा गया था डीएमके के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा। सनातन धर्म को बीमारी तक से जोड़ दिया गया था, भगवान राम के अस्तित्व को नकारा गया था। ये वही घटक दल हैं जिनके नेता अगर पहुंच गए थे अयोध्या तो उनको जवाब तलब किया गया था, उनको पार्टी से निकाल दिया गया था। तमाम बातें आज प्रधानमंत्री जी ने मंच पे बोली, तो क्या गलत बोला इन लोगों ने? जब सनातन को कोई गाली देता है आप खामोश रहते हैं, तो क्या ये मौन समर्थन नहीं है आपका? बिहार के पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर जमकर बयानबाजी करते हुए दिखी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं हैं, वो मुद्दा विहीन चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं इंडिया गठबंधन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम रोजगार, किसानों की एमएसपी सहित अन्य मुद्दों की बात कर रहे हैं। सुन लिया, दामाद के लिए वोट मांगे तो परिवारवाद तो उनके मुद्दे से गायब हो गया। अब नवादा आ रहे हैं तो भाषण देने दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग रिएक्शन देंगे। लेकिन एक चीज मैं बता देना चाहती हूँ कि आपके माध्यम के द्वारा बिहार की जनता को और देश की जनता को कि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, मुद्दा विहीन ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं आप देखिए कि इंडिया गठबंधन के पास बहुत सारे मुद्दे, हम मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम रोजगार सृजन करने की बात कर रहे हैं, 30 लाख रोजगार सृजन करेंगे। हम किसानों की एमएसपी लागू करेंगे, उनकी आय डबल करेंगे।
गोपालगंज में 40 टन चोरी के लोहा के साथ 2 ट्रक पुलिस ने जब्त किए हैं। बिहार के पूर्णिया से चोरी का लोहा पंजाब भेजा जा रहा था। बताया जा रहा है कि लोहे को पंजाब में खपाने की तैयारी की गई थी। इस मामले में चालक सहित 4 युवकों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में से एक मेरठ का रहने वाला है, तो वहीं दूसरा उत्तर प्रदेश के 2 रहने वाले हैं। गोपालगंज के भी इसमें 2 आरोपी शामिल हैं। कानपुर के बिल्हौर इलाके में एक अंडे की दुकान में रखे गैस सिलेंडर में आग लग गई। इस दौरान वहां मौजूद 2 युवक आग बुझाने के बजाय जलते हुए सिलेंडर और दुकान में लगी आग का रील बनाने लगे। तभी गैस सिलेंडर ब्लास्ट कर गया। धमाके से वहां मौजूद 4 लोग घायल हो गए, तो वहीं सिलेंडर का एक टुकड़ा निखिल नाम के युवक के सिर पर जा घुसा और उसकी मौत हो गई। आगजनी की एक खबर सामने आई, जहां अंडे की दुकान पर रखे सिलेंडर में अचानक आग लग गई। 2 युवक इस दृश्य को देख भी रहे थे, लेकिन आग बुझाने के बजाय वो रील बनाने में जुट गए। नतीजा ये हुआ कि सिलेंडर फट गया, जिससे एक युवक की भी मौत हो गई है। आपको बता दें कि आगजनी की एक घटना कल हुई थी। वीडियो सोशल मीडिया पर आज सामने आया है और सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। युवाओं के सर पर रील बनाने का क्रेज किस तरह से सवार है, वो इस घटना के माध्यम से समझा जा सकता है, जहां जलते सिलेंडर को आग के हवाले होते देख 2 युवकों ने आग बुझाने की जगह रील बनाना जरूरी समझा। नतीजा ये हुआ कि सिलेंडर फट गया, एक युवक की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 2 घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सिलेंडर का एक टुकड़ा एक युवक के सर पर जा घुसने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये सब कुछ रोका जा सकता था अगर 2 युवा रील बनाने के बजाय आग पर काबू पाने की कोशिश करते। अंडे की दुकान पर आगजनी की एक घटना कल हुई थी, जिसका एक वीडियो अब सोशल मीडिया के जरिए सामने आया है। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 घायल युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीधे आपको राजस्थान लेकर चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए राजस्थान पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव का कमान अपने हाथ में थामे हुए जगह जगह पर यात्राएं कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV 27 न्यूज।